हेलो। जी नमस्कार साथियों, गुड मॉर्निंग प्यारे दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम, राधे राधे। आज की जो हमारी क्लास है उसमें टॉपिक है हमारा विसर्ग संधि। हमने संधि के जो भेद है, संधि के भेद होते हैं हमारे 3, और इन संधि के 3 भेदों में एक हमारा स्वर संधि, ये कंप्लीट हो चुका है। इसके 5 भेद हमने कंप्लीट किए। इससे पहले जो क्लास थी फ्राइडे को, वो थी हमारी व्यंजन संधि, क्योंकि हमारा शेड्यूल मंडे टू फ्राइडे का होता है। सैटरडे संडे आपकी छुट्टी होती है, लेकिन जब बहुत सारे टॉपिक हमारे एक साथ हो जाते हैं तो सैटरडे को हम डाउट सेशन लेते हैं। इसमें आज बारी है प्यारे दोस्तों हमारी यहाँ पर विसर्ग संधि की। किसी भी स्टूडेंट का स्वर संधि और व्यंजन संधि से संबंधित कोई भी डाउट है तो वो डाउट हम अपना क्लियर कर सकते हैं। आज 16 तारीख है, मार्च का महीना है, तो जो तिथि है प्यारे दोस्तों आज वह 16/3/2026। ठीक है जी, ये सुबह मॉर्निंग की आपकी क्लास हो रही है 8 बजे वाली। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि जो भी आपको डाउट्स होंगे वो डाउट्स आप जरूर क्लियर करेंगे। यहाँ पे स्वर संधि और व्यंजन संधि में साउंड ठीक है जी जी, जिसका डाउट है तो वो अपना डाउट क्लियर कर लेंगे। अगर साउंड में प्रॉब्लम है तो एक बार अपना सिस्टम जरूर चेक कर ले। साउंड में अगर प्रॉब्लम है तो एक बार अपना सिस्टम जरूर चेक कर लेंगे। तो यहाँ पे विसर्ग संधि, विसर्ग संधि की पहली कंडीशन है तीसरा भेद है हमारा विसर्ग संधि। पहली कंडीशन विसर्ग संधि की विसर्ग का विसर्ग में परिवर्तन अगर होता है तो वो विसर्ग संधि होती है। अर्थात ये विसर्ग में परिवर्तित हो जाएगा। कैसे होगा? जैसे प्रातःकाल, पुनः आगमन, निःशुल्क, निशब्द, अतः एवं, निशब्द, अतः एवं, ये आपको ध्यान रखना है। प्रातः विसर्ग काल, पुनः विसर्ग आगमन, विसर्ग
उल्क नि विसर्ग शब्द अतः विसर्ग एवं। तो ये आपको ध्यान रखना है, विसर्ग का विसर्ग में परिवर्तन, यहाँ पे विसर्ग का विसर्ग में परिवर्तन, ये वाला विसर्ग इस वाले विसर्ग में परिवर्तित हुआ, किसी वर्ण में परिवर्तन नहीं हुआ। अगर मेरी आवाज आप तक क्लियर पहुंच रही है और सब कुछ आपको क्लियर दिखाई दे रहे हैं तो एक बार सारे स्टूडेंट ओके कीजिए, यस कीजिए। जी जी जी। हाँ, इस पर संघर्षी जो वर्ण होते हैं हमारे, ठीक है, वो आपके जिसमें हम घर्षण पैदा करते हैं उनको बोलते हैं इस पर संघर्षी सैपरवा वर्ण हमारे प्यारे दोस्तों छ छ जय झ होते हैं। ठीक है, दोनों में अंतर है, एक उष्म के अंतर्गत ये या अंतस्थ के अंतर्गत आते हैं, एक च वर्ग के पहले वाले 4 वर्ण होते हैं। क्लियर है? हाँ, हिंदी की क्लास की पीएनजी मैं रोज सेव करके टेक्निकल टीम को भेजता हूँ चिराग, और वो आपके बैच में उनको अपलोड करते हैं। तो पहली कंडीशन थी हमारी विसर्ग का विसर्ग में परिवर्तन, कोई चेंज नहीं होगा। जब हम इनका संधि विच्छेद करेंगे तो ये प्रातःकाल पुनः आगमन है, निःशुल्क, बिना शुल्क के, निशब्द बिना शब्द के, और अतः एवं। दूसरी कंडीशन पे आ जाइए विसर्ग संधि की। तैरने वाला जो रे होता है हमारा, ये रे का विसर्ग में, रे का विसर्ग में परिवर्तन। तो रे का विसर्ग में परिवर्तन कैसे होगा जी? निर्धन, निराधार, निराकार, निराशा, निर्विरोध, निर्विरोध, निर्दय और निर्गत। अब ये कैसे बने इनको देखिए, यहां पर ये सबसे पहले थे इस रूप में निर और धन, ये निर और आधार बिना आधार के, निर और आकार बिना आकार के, निर और आशा बिना उम्मीद के, बिना आशा के, निर और विरोध बिना विरोध के, निर और दय बिना दया के, निर और गत बिना जाए। यहां पर क्या हो गया, ये यहां हो गया आपका ये नी और धन, नी और आधार, यहाँ पे नी और आकार, यहाँ पे नी और आशा, यहाँ पे नी और विरोध, और यहाँ पर नी और दय, और यहाँ पर नी विसर्ग और गत। अब इसमें क्या हुआ जी, विसर्ग का रे में, रे का विसर्ग में, विसर्ग का रे में, रे का विसर्ग में, विसर्ग का रे में, और रे का विसर्ग में परिवर्तन हुआ। इनमें सही संधि विच्छेद ये है, इसमें सही संधि विच्छेद ये है। दूसरे नंबर पे कंडीशन ये बनी, तीसरे पे जाके आपका शब्द बन गया ये।
इस नी का अर्थ होता है बिना, इसका कोई मीनिंग नहीं है, इसलिए इससे भी पहले कंडीशन ये थी। तो वो आपसे उपसर्ग भी पूछ सकता है कि इनमें कौन सा उपसर्ग है। तो यहाँ पर नी उपसर्ग है जिसका अर्थ होता है बिना, अभाव और रहित। तो इस विसर्ग का परिवर्तन इस वाले रे में हुआ है और फिर ये रे ऊपर जाके शब्द की संरचना को छोटा करता है। तो नी बिना धन पैसा, जो बिना पैसे का है वो निर्धन है। नी बिना जो बिना आधार का है निराधार। नी आकार जो बिना आकार का है, ठीक है, जैसे कबीर दास, रेदास, ठीक है, दादू दयाल, ये सब निराकार परमात्मा की उपासना के समर्थक थे। तो एक होता है सगुण, एक होता है निर्गुण। तो निर्गुण के अंतर्गत भी क्या है, जिसमें कोई आकार ना हो, जिसका कोई रंग रूप प्रकार ना हो। तो यहाँ पे नी और आकार बिना आकार का, ऐसे नी आशा बिना आशा के, निर्विरोध बिना विरोध के, निर्दय बिना दया के, निर्गत बिना जाए। तो इस तरीके से ये विसर्ग का रे में परिवर्तन हुआ और तब जाके तीसरी कंडीशन में ये निर्गत शब्द बना। अब आपसे वो पूछेगा इनमें उपसर्ग बताओ, तो सब में विसर्ग वाला जो नी है, क्योंकि संस्कृत का उपसर्ग होता है, इन सब में संस्कृत के उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। यार दोस्तों, आपको दो तीन चीजें इसके साथ समझनी पड़ेगी। एक तो मूल हमारा उपसर्ग ये है, यही जो उपसर्ग है हमारा यहाँ पर ये निर में बदला है। जब तक में ऑप्शन में ये रहेगा उपसर्ग राइट आंसर ये है, जब ऑप्शन में ये नहीं होगा तब फिर राइट आंसर आपका ये है। इसका अर्थ, नी का अर्थ आपका अभाव भी होता है, इसका अर्थ आपका रहित भी होता है और इस उपसर्ग का अर्थ आपका बिना भी होता है। तो ये सारे के सारे क्या है, इनके मीनिंग है। क्लियर। दूसरी चीज आपको ये भी समझना पड़ेगा, ये वाला जो नी होता है ये हमारा हिंदी का उपसर्ग होता है। ये क्या है, हमारा हिंदी का उपसर्ग, हिंदी का उपसर्ग। ये हिंदी का जो उपसर्ग है ये हिंदी के तद्भव शब्द बनाता है और इससे जो शब्द बनेंगे हमारे वो कौन से बनेंगे, इससे शब्द बनेगा निडर, इससे शब्द बनेगा निकम्मा। ठीक है जी। तो इन दोनों में प्यारे दोस्तों आपको ध्यान रखना है, हमारे ये वाला उपसर्ग प्रयुक्त हुआ है नी, इसका भी अर्थ यही है, अभाव रहित, बिना डरे, ठीक है, बिना काम किए, निकम्मा है जो कुछ नहीं करता है। अब इसका जो हम प्रयोग कर रहे हैं वो प्रयोग कहाँ कर रहे हैं, जैसे निर्गुण है, ये निर्गुण में प्रयोग कर रहे हैं, ये वाला, ये रे के स्थान पे तो विसर्ग है, ये वाला जो आया है, ठीक है। ऐसे ही हम इसमें प्रयोग कर रहे हैं, ठीक है, दुर्दिन का प्रयोग कर रहे हैं, ठीक है, दुर्दिन। अब इसमें क्या हो जाएगा जी आपका, ये दो उपसर्ग होगा। अब इसमें भी विसर्ग का रे में ही परिवर्तन हुआ है। अब इसका उपसर्ग अलग है, इसका उपसर्ग ये अलग है, नहीं, ये आपको ध्यान रखना है। इसमें जो उपसर्ग है वो आपका ये है। इसी वजह से इस कंडीशन के कुछ और एग्जाम्पल भी बनते हैं, ठीक है, कि ये वाला जो हम कह रहे हैं कि यहाँ पे रे का विसर्ग में परिवर्तन। अब रे का विसर्ग में परिवर्तन तो यहां भी हो रहा है, ये देखो आप, जैसे हमने यहाँ पे शब्द ले लिया दुर्दशा, ऐसे ही यहाँ पे शब्द ले लिया दुर्दिन, ऐसे ही हमने शब्द ले लिया दुरावस्था, दुरावस्था, ऐसे ही दुर्गेश, दुर्गेश। अब इसमें भी क्या हुआ, वही कंडीशन अप्लाई हुई। यहाँ पर ये क्या है जी आपका दुर और दशा है बुरी दशा, यहाँ पे ये क्या है जी दुर और दिन है बुरे दिन, यहाँ पर क्या है जी दुर और अवस्था बुरी अवस्था है, और यहाँ पर ये क्या है जी दुर और गेश दुर्गेश। ठीक है जी। अब इनसे पहले कंडीशन क्या थी, इनसे पहले कंडीशन थी कि यहाँ विसर्ग का परिवर्तन हुआ। इनसे पहले ये कंडीशन थी, इनसे पहले कंडीशन यहाँ पर ये थी, ठीक है जी दुर्दिन। इनसे पहले कंडीशन ये थी दुर और अवस्था दुरावस्था। इनसे पहले कंडीशन ये थी दुर और गेश दुर्गेश। तो ये आप ध्यान रखना है, यहाँ विसर्ग का रे में परिवर्तन, रे का विसर्ग में, विसर्ग का रे में, रे का विसर्ग में परिवर्तन हुआ।
पहली कंडीशन ये है, दूसरी कंडीशन ये, तीसरी कंडीशन आपकी ये रही। ये आपको ध्यान रखना, यानी कि ये अपने आप में क्या है जी, ये संस्कृत के ही है, सारे के सारे तत्सम है, तो संस्कृत में भी आप यही चीजें समझोगे। ठीक है, अब आपसे वो दो तरह के क्वेश्चंस पूछेगा। एक तो पूछेगा कि इनमें उपसर्ग बताइए, तो इन सब में उपसर्ग है आपका ये, जब तक ऑप्शन में ये है, और जब ऑप्शन में ये नहीं है तब राइट आंसर ये, क्योंकि ये वाला जो दू होता है ना, ये दू काल, ये हिंदी का उपसर्ग होता है, जैसे दू काल, ठीक है जी, दो मुख, दो मुख हो गया, तो ये अपने आप में क्या है, ये हिंदी का उपसर्ग है ये वाला। ये जो विसर्ग लगा है ये संस्कृत का उपसर्ग है, और यहां पर ये रे जो आया है इस विसर्ग के स्थान पर ही आया है। तो इस दू का अर्थ बुरा और कठिन होता है। जैसे दुर्दशा है, तो इस दुर्दशा में दू का अर्थ क्या है, बुरा है, बुरी दशा, दुर्दिन बुरे दिन, दुर्वस्था बुरी अवस्था, दुर्गेश। ठीक है, ऐसे यहां पर हम जब प्रयोग करते हैं प्यारे दोस्तों, दुष्कर का भी प्रयोग करते हैं, ये वाला दुष्कर जो हाथ के लिए कठिन है, इसमें भी दू ही उपसर्ग है, इसमें भी है, इस दू का अर्थ कठिन भी है, क्योंकि एक उपसर्ग, कर कहते हैं हाथ को, दू कहते हैं कठिन को, जो हाथ के लिए कठिन हो वो दुष्कर कार्य होता है। तो आपको इस तरीके से चीजों को लॉजिकली समझना पड़ेगा कि वो आपसे उपसर्ग के रूप में क्वेश्चन पूछे, वर्तनी के रूप में भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, उपसर्ग के रूप में या फिर वर्तनी के रूप में भी आपसे क्वेश्चन से पूछा जा सकता है। अब इसमें गलती क्या करेंगे बहुत सारे बच्चे, इसमें गलती ये करेंगे कि जो दुरावस्था है इसको शुद्ध मानेंगे, ये वाला ऑप्शन में दिया होगा 99% बच्चे इसको करके आते हैं दुरावस्था। इसमें गलती क्या है, इसमें गलती ये है, ये आप संधि के आधार पर ही पहचान पाओगे, ये वाली भाई जब ये आधार है, आधे रे के साथ में ए मिलाएंगे तो ये तो रे बनेगा ना, तो फिर ये आ रा कहां से ले आए आप, अगर अवस्था में आ होता तब आता ना यहाँ पे आ। ठीक है जी, हाँ, जब दोनों ऑप्शन हैं तब राइट आंसर ये, हम क्या कह रहे हैं, दिक्कत तो यही है आप लोगों के साथ, कि ना ध्यान से सुनना है ना बात को मानना है। हमने ये कहा कि जब तक ऑप्शन में ये है राइट आंसर ये है, क्योंकि मीनिंग इसका है, और जब ऑप्शन में ये नहीं देगा राइट आंसर फिर ये होगा, और जब दोनों होंगे तो इसका मतलब तो यही हुआ ना, जब तक ऑप्शन में ये है, ये भी दे दिया ये भी दे दिया तो अर्थ तो इसका होता है, तो इसलिए आपको इसको उपसर्ग मानना है। तो इन सब में ये आपका ये उपसर्ग है, जब ये नहीं देगा तो फिर इन सब में आपका ये उपसर्ग है, जब दोनों देगा तब भी राइट आंसर आपका यही है। तो दुरावस्था में ये अपने आप में गलत है, ये वाला सही है, क्योंकि यहाँ आधार है और ए मिलके व्यंजन के साथ स्वर होता है, तो व्यंजन के साथ स्वर मिला लिया, तो ये जो रे बनता है हमारा, ये रे कैसे बनता है, आधार है और ए को मिला के बनता है, तो ये आधार ए ले लिया, यहाँ से ये ए ले लिया, तो इसीलिए ये रा बन गया। तो इसीलिए आपको ध्यान रखना है यहाँ पे प्यारे दोस्तों, जब वो आपसे उपसर्ग पूछे उपसर्ग बताओ, वर्तनी पूछे वर्तनी बताओ, संधि विच्छेद पूछे संधि विच्छेद बताओ, संधि का नाम पूछे तो संधि का नाम बताओ, विसर्ग संधि। ठीक है जी, अब आ जाओ आप यहाँ पे, कौन सी कंडीशन होगी हमारी, दो हो गई, एक ये और एक ये, तीसरी पे आ जाओ, तीसरी कंडीशन। तीसरी कंडीशन क्या है जी हमारी, से का आदेश का विसर्ग में परिवर्तन होकर भी विसर्ग संधि बनती है। परिवर्तन होकर क्या बनेगी, विसर्ग संधि। कैसे बनेगा, निस्तेज, दुस्साहस, ठीक है जी, निस्तेज दुस्साहस, निसंदेह, निसंदेह, निसंदेह। चलो जी इनको कर लेते हैं, पर क्या हो गया, निस और तेज, दुस और साहस, और ये क्या हो गया जी आपका
निस और संधि। ये क्या है जी आपका नि और तेज, दुस और साहस, नि और संधि। इस संधि को आप इसके स्थान पे न का भी प्रयोग कर सकते हो। तो यहां पर क्या हो गया जी आपका विसर्ग का स में परिवर्तन, स का विसर्ग में, विसर्ग का स में परिवर्तन, पहली कंडीशन, दूसरी कंडीशन, तीसरी में जाके शब्द बन गए। अब इसमें नि उपसर्ग है ये वाला, इसमें दो उपसर्ग है, और जब ये ऑप्शन में नहीं देगा, इसमें निस है, इसमें दुस है, और ये अपने आप में सही वर्तनी भी है। ये क्या है अपने आप में सही वर्तनी। तो इसमें जब वर्तनी के रूप में पूछा जाता है ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, डी ऑप्शन, एक दे देगा आपको नि और संधि, एक दे देगा आपको नि, ये वर्तनी के रूप में पूछा जाएगा निसंधि, एक दे देगा आपको निसंधि। निस एक दे देगा आपको निस। ये आपको ध्यान रखना है। ये क्या है जी आपका यहाँ पर ये संधि है जी, ये अनुस्वार लगा है न के स्थान पे। चार ऑप्शन दे दिए ए बी सी डी, पूछ रहा है निसंधि की शुद्ध वर्तनी बताओ। हमारा क्वेश्चन क्या है, हमारा क्वेश्चन है शुद्ध वर्तनी का। क्या है जी हमारा क्वेश्चन शुद्ध वर्तनी का है। हमारा क्वेश्चन क्या है जी शुद्ध वर्तनी, ये आपको ध्यान रखना है। नहीं आज से नया बैच नहीं है शिवानी जी, वो तो पहले से ही है। वो क्लास तो इसमें मैंने बच्चों के कहने से पहले ही शुरू कर दी थी, वो पोस्टर पे जरूर लिखा हुआ है, लेकिन आप के बैच में ये क्लासें ऑलरेडी पहले से ही है। ठीक है, हाँ जैसे जब से ये संधि वाला टॉपिक शुरू किया था। ठीक है, कोई ऑप्शन सी कह रहा है, कोई ए कह रहा है, कोई बी कह रहा है, तो इसमें से जब तक ऑप्शंस में ये हैं तो किसी भी शब्द की सबसे छोटी जो संरचना होती है वो है। तो निसंदेह अपने आप में क्या हो गया जी सही। ठीक है, जब ऑप्शन में ये नहीं देगा तो ये वाला निसंदेह सही है। ठीक है जी, अब यहां पर आपको ध्यान रखना ये सारे हैं निसंदेह, लेकिन किसी भी शब्द की शुद्ध वर्तनी होती है जो उसका सबसे छोटा रूप होता है। अब संदेह का छोटा रूप ये है, हमने न्याय के स्थान पर यहां पर प्रयोग कर लिया। अब इसका छोटा रूप ये है, तो जब तक ऑप्शन में ये दिया है राइट आंसर ये है, जब ये नहीं दिया तो फिर राइट आंसर ये है। लेकिन जब हम निसंदेह को इसके रूप में लिख रहे हैं, प्रयोग तो हम निसंदेह के रूप में करें, लेकिन इसकी वजह से शुद्ध वर्तनी नहीं होगी। तो इसलिए जब तक किसी शब्द की छोटी वर्तनी, तो जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आम लिखूं तो मैं आम को इस रूप में लिखूंगा ना, अगर मैं इसको इस रूप में लिख लूं तो आप में से कोई भी नहीं मानेगा कि ये शुद्ध वर्तनी है, क्योंकि आ कैसे बना है, ए और ए को मिला के बना है। तो इसलिए ये आपकी अशुद्ध वर्तनी हो गई, ये आपकी शुद्ध वर्तनी। किसी भी शब्द का जो सबसे छोटा रूप होता है वो शुद्ध वर्तनी के रूप में है। तो हम उपसर्ग, संधि और शुद्ध वर्तनी, शाब्दिक अर्थ जिसको हम पर्यायवाची भी कहते हैं, 5 टॉपिक एक साथ पढ़ रहे हैं। हम संधि वाला टॉपिक भी कर रहे हैं, निसंदेह बिना संदेह के, हम शाब्दिक अर्थ पर्यायवाची भी कर रहे हैं, इसमें विसर्ग संधि है, इसमें नि उपसर्ग है, और ये निसंदेह शुद्ध वर्तनी भी है। तो 5 टॉपिक हम एक साथ संधि के आधार पे कर रहे हैं। तो इससे पहले जो संधि की क्लास हुई जिसमें स्वर संधि के भेद,
व्यंजन संधि कराई, तो प्लीज रिक्वेस्ट है आप लोगों से वो सारी क्लासें आपको अटेंड करनी है, क्योंकि चीजें एक दूसरे पर डिपेंड है। अगर बीच में क्लास छोड़ के, टॉपिक छोड़ के आप दूसरा टॉपिक पढ़ोगे तो 100% आपको क्लियरिटी नहीं होगी। जी जी, कोई नहीं, वो मेरे पास सेव है सिस्टम में, मैं करवा दूंगा विक्रांत। अगर आपके बैच में नहीं है तो मैं उसको अपलोड करवा दूंगा, ठीक है जी। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब आ जाओ जी इधर, फोर्थ, से का विसर्ग में परिवर्तन। तो से का कौन से, ये जो हमारा तालव्य आधा से होता है, तो इस आधे से का विसर्ग में परिवर्तन होगा। और कैसे होगा जी, ये भी देखो। निश्चय, निश्चय, निश्चल, निश्चल, निश्चित, दुशासन, दुश्वार और दुश्चर्य। तो से का विसर्ग में परिवर्तन होगा, तो इससे क्या बनेगा, ये निस और च, ये भी निस और चल, ये भी निस और चल, ये भी निस और चित, ये भी दुष और शासन, और ये भी दुष और वार, और ये दुष और चरित, दुष और चरित। यहाँ पर क्या हो जाएगा, निस और छ, निस और छल, यहाँ पे निस और छल, निस और चित, यहाँ पे निस और शासन, और ये दो आएगा, इधर आएगा जी दो और शासन, यहाँ पे दो और वार, और यहाँ पे दो और चरित, बुरा चरित, दुष्चरित। ये क्या है, दुष्चरित, बुरा चरित। ये क्या है, निस और से, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है जी, ठीक है जी। ये दुष और चरित, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो यहां पर विसर्ग का, इस वाले विसर्ग का से में परिवर्तन, इस वाले विसर्ग का से में परिवर्तन, विसर्ग का से में, इस विसर्ग का से में परिवर्तन, विसर्ग का से में, विसर्ग का, इस वाले विसर्ग का से में, इस वाले विसर्ग का से में परिवर्तन। अब यहाँ पे हमने क्या किया, ये तालव्य से है, इस तालव्य आधे से का परिवर्तन होगा, पूरे का नहीं होगा। अब इनमें सब में ने उपसर्ग है, इनमें सब में दो उपसर्ग है। दुशासन, बुरा शासन, दुश्चरित, बुरा चरित, क्लियर। तो ने का अर्थ बिना, अभाव रहित होता है, तो जो बिना छल के हैं वो क्या कहलाया आपका, निश्चल, ठीक है जी। वेरी, तो ये क्या हो गया आपका। इसके बाद पांचवी कंडीशन देखिए, पांचवी कंडीशन क्या है जी, से का विसर्ग में परिवर्तन, मूर्धन्य से का विसर्ग में
विसर्ग में परिवर्तन, मैं इसकी बात कर रहा हूँ जी। ये जो है मैं इसकी बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, निष्काम, निष्फल, निष्कर्ष, निष्कासन, दुष् और परिणाम, दुष्परिणाम। क्लियर। अब यहाँ पर क्या है, ये वाला निस, निस और काम, निस और फल, निस और कर्ष, ये निस और कासन, और ये दुष् और कर, और ये दुष् और परिणाम। यहाँ पर क्या है जी, नि और काम, ये क्या है जी, नि और फल, ये नि और कर्ष, ये नि और आसन, और ये दो विसर्ग और कर, और ये दो विसर्ग और परिणाम। ये क्या कहलाएगा, विसर्ग का सैम में, सै का विसर्ग में, विसर्ग का सैम में, सै का विसर्ग में, विसर्ग का सैम में, सै का विसर्ग में परिवर्तन होगा। तो ये क्या कहलाएगा जी, आपका निष्काम। ये आपकी तीसरी कंडीशन। इनमें आपका नि उपसर्ग है, इनमें आपका दो उपसर्ग, दो परिणाम, बुरा परिणाम, दुष्कर जो हाथ के लिए कठिन है। इस दो का अर्थ यहाँ पे बुरा है, क्योंकि उपसर्ग के एक नहीं अनेक अर्थ होते हैं। इसका अर्थ कठिन है और इसका अर्थ बुरा है, इसका अर्थ कठिन है और इसका अर्थ बुरा है। ठीक है जी, ये कठिन है, ये क्या है जी, बुरा। ठीक है, निकाम, निष्काम, निष्फल, निष्कर्ष, निष्कासन, ये आपको ध्यान रखना। तो विसर्ग का सै में परिवर्तन, विसर्ग का सै में, विसर्ग का सै में, इस वाले विसर्ग का सै में परिवर्तन हुआ, नि का विसर्ग में परिवर्तन। क्लियर जी। जी वो तो दो, जब आप थोड़ा सा अगर आप समय दोगे, रीजन पता है क्या है, सबसे बड़ी समस्या ये होती है कि आप जिस तरीके से पहले किसी चीज को समझते पढ़ते आए हो, आप उसको छोड़ना ही नहीं चाहते। अगर आपको उस चीज से पहले से क्लियरिटी हो जाती तो आप ये बैच बिल्कुल परचेज ना करते, आपको आवश्यकता भी नहीं होती क्लास लेने की। क्योंकि पहले जिस तरीके से आप लोगों ने पढ़ा था, जिस तरीके से चीजों को क्लियर करने की कोशिश की थी, तो उस तरीके को जब तक नहीं छोड़ोगे, नई चीज को नहीं सीख पाओगे। ठीक है, इसीलिए आपसे रिक्वेस्ट है, गुजारिश है, आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हो, आप डिग्री नहीं ले रहे हो। डिग्री लेने के लिए तो आप कुछ भी लिख के आओगे, कुछ भी अनाप शनाप कुछ भी पढ़ लोगे, कहीं से कुछ भी खरीद के काम चल जाता है। परसेंटेज अगर 70% नहीं आए तो 60% आ जाएगी। लेकिन यहाँ तो लाखों बच्चे एक एक दो दो सीट पे फाइट करते हैं जब आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जाते हैं। अभी यूपीएसआई का एग्जाम हुआ, 4300 कुछ पोस्ट है और उसमें 15,000 से 15 लाख बच्चों ने पेपर दिया है। अब अंदाजा लगाओ, एक सीट पे लगभग 300 बच्चे फाइट कर रहे हैं। तो जब तक आप उन 300 बच्चों से ज्यादा अपने को अच्छा नहीं बनाओगे तो आपको सीट कैसे मिलेगी। ऐसे ही टीचिंग के एग्जामों में होता है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आप सरकारी नौकरी के लिए पढ़ रहे हैं। बेशक अभी पात्रता परीक्षा हो, ठीक है, बेशक आप अभी पहली बार एग्जाम दे रहे हो, लेकिन मुद्दा यह है कि आप ऑल इंडिया कंपटीशन में हो। आपके साथ केवल आपके स्टेट के बच्चे नहीं है, दूसरे स्टेट के बच्चे भी हैं। अगर हर जिले से टॉप 10 बच्चे भी ले लेते हैं तो आप अंदाजा लगाओ कि आप उन टॉप 10 बच्चों में हो कि नहीं हो। तो भी सारी चीजें, इसीलिए आपसे रिक्वेस्ट है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पढ़ते समय उस लेवल पे आपको चीजों को लेके जाना है जिससे
ठीक है, आप उस सब्जेक्ट में 100% परफॉर्मेंस कर पाओ, आंसर की का आपको वेट ना करना पड़े। ठीक है जी, नहीं नहीं बिल्कुल आएगी, यूपीएसआई की भी आएगी, यूपी कांस्टेबल की भी आएगी, दोनों भर्ती आएगी। ठीक है, तो यहाँ पे निष्काम है, निष्फल है, निष्कर्ष है, निष्कासन है, दुष्कर है और दुष्परिणाम है। तो यहाँ पे क्या है जी, मूर्धन्य से का विसर्ग में परिवर्तन, ये आपको ध्यान रखना है। चलो 5 कंडीशन हो गई। अब इन 5 कंडीशनों को शॉर्ट ट्रिक में बदल लेते हैं। इन 5 कंडीशनों को हमें क्या करना है, शॉर्ट ट्रिक में बदलना है। हमने सबसे पहले क्या लिया, विसर्ग संधि की शॉर्ट ट्रिक। विसर्ग संधि की शॉर्ट ट्रिक क्या है जी, विसर्ग संधि की शॉर्ट ट्रिक। यहां पर आपको ध्यान रखना है, सबसे पहले आपने क्या किया जी, विसर्ग लिया, ये वाला विसर्ग, फिर तैरने वाला रह लिया, फिर आधा सह लिया, फिर ये वाला, ये दंतव्य से है, ये तालव्य से है और ये मूर्धन्य से। तो इसको तो बोलते हैं जी विसर्ग। इसको क्या बोलते हैं, मैं लिख लेता हूं, इसको बोलते हैं विसर्ग। ये आपका विसर्ग है। इसको बोलते हैं तैरने वाला, तैरने वाला रह। इसको बोलते हैं दंतव्य से। ये क्या है आपका, गंतव्य। ये है आपका तालव्य, इसको क्या बोलते हैं, तालव्य से। ठीक है, इसको बोलते हैं मूर्धन्य से। इसको क्या कहते हैं, मूर्धन्य से, मूर्धा से उच्चारित होता है। ये तैरने वाला रह है जी। ठीक है, ये तालव्य से है, ये आपका मूर्धन्य से। अब आपको क्या करना है, ये जो विसर्ग है, ये तैरने वाला रह है, ये सारे के सारे इसमें बदल जाते हैं, ये सारे बदल जाते हैं आपके विसर्ग में। इस वाले विसर्ग में ये सारे बदल जाते हैं। ठीक है, तो आप क्या कहोगे, इन सब का परिवर्तन विसर्ग में, या फिर कहोगे विसर्ग का परिवर्तन इन सब। बाकी सारी भूल जाओ चीजें, आप केवल ये याद रखो। विसर्ग संधि की शॉर्ट ट्रिक है कि विसर्ग तैरने वाला रह दंतव्य से, तालव्य से और मूर्धन्य से विसर्ग में परिवर्तित हो जाते हैं, या फिर विसर्ग विसर्ग में तैरने वाले रह में और तीनों तरह के आधे सह में परिवर्तित हो जाते हैं। यही सारी चीज मैंने यहाँ पे बताई आपको। देखो, सबसे पहले आपको विसर्ग का विसर्ग में परिवर्तन, फिर दूसरे में क्या था जी, तैरने वाले रह का, तैरने वाले रह का विसर्ग में परिवर्तन, तीसरे में क्या था जी आपको, तीसरे में इस वाले सह का विसर्ग में परिवर्तन, इसके बाद चौथे में यहाँ तालव्य सह का विसर्ग में परिवर्तन, फिर मूर्धन्य सह का विसर्ग में परिवर्तन। ऐसे ही एक दूसरी कंडीशन होती है हमारी, और वो दूसरी कंडीशन क्या है उसको भी समझो। एक तो ये है, दूसरी कंडीशन है हमारी ये वाली, यहाँ पे विसर्ग का, विसर्ग संधि की दूसरी शॉर्ट, विसर्ग संधि दूसरी शॉर्ट ट्रिक। विसर्ग संधि की दूसरी शॉर्ट ट्रिक क्या है, इसके अंदर हम प्रयोग करेंगे विसर्ग का, ये वाला जो विसर्ग है, विसर्ग का औ में, विसर्ग का औ में परिवर्तन, तो क्या कहलाता है, विसर्ग संधि कहलाता है। विसर्ग का औ में परिवर्तन, विसर्ग का औ में परिवर्तन क्या है जी आपका, विसर्ग संधि। ठीक है, कहाँ होगा ये भी देखो, जैसे यहाँ शब्द आ गया मन का विसर्ग, ऐसे ही तप का विसर्ग, यश का विसर्ग, ऐसे ही अध का विसर्ग, ए का विसर्ग, वर्ग का विसर्ग,
सत, रज और तम, इन सब के विसर्ग का परिवर्तन होगा जी। मैं विसर्ग दोबारा लगा ले। इनका जो विसर्ग है, मन का विसर्ग है, तप का विसर्ग है, यश का विसर्ग है, अध का विसर्ग है, पै का है, वर्ध का है, सत का है, रज का है और तम का है। इन सब के जो विसर्ग हैं, ये सारे के सारे विसर्ग आपके औ में बदल जाते। ये किस में बदल जाएंगे जी आपके? ये सारे के सारे आपके बदल जाएंगे औ। तो इन सब के विसर्ग का परिवर्तन किस में होगा? औ में होगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखोगे जी? ये वाले विसर्ग औ में परिवर्तित हो जाएंगे, औ इन सब के विसर्ग में बदल जाए। ये आपकी दूसरी इसको ट्रिक है। कैसे बदलेगा देखो, यहां पे आपने शब्द ले लिया मनोविज्ञान। तो ये जो मनोविज्ञान बना है, ये बना है मन और विज्ञान से। अब यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे ये वाला जो विसर्ग है औ में बदल गया, इस वाले विसर्ग का परिवर्तन औ में हो गया। अब हमने ले लिया दूसरा शब्द तपोवन। ये कैसे बनेगा जी? तप विसर्ग और वन। यहाँ पे हमने क्या किया जी, इस वाले विसर्ग का औ में परिवर्तन कर लिया। अब फिर यहाँ हमने शब्द ले लिया यशोदा। तो ये कैसे बनेगा जी? यश विसर्ग और दा। इसमें क्या किया जी, इस वाले विसर्ग का औ में परिवर्तन। ऐसे ही फिर हमने यहाँ पे ले लिया अधोपतन। ठीक है जी। दूसरा शब्द ले लिया हमने यहाँ योधि। इसके बाद ले लिया हमने वर्दो वे, या वे वर्दो भी ले सकते हैं, जो आयु में बड़ा हो। अब जब हम इनको कर रहे हैं, यहाँ पे हमने ले लिया अध और पतन, जिसका पतन नीचे की ओर हो। यहाँ हमने ले लिया पै और धी। यहाँ हमने ले लिया वर्द और वे। तो ये क्या हो गया? विसर्ग का औ में परिवर्तन, विसर्ग का औ में परिवर्तन, औ का विसर्ग में परिवर्तन हो गया, विसर्ग का औ में और औ का विसर्ग में परिवर्तन। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो ये वाला जो विसर्ग है, ये वाला जो विसर्ग है, ये वाला जो विसर्ग है, इसका परिवर्तन किस में हो गया? औ में परिवर्तन हो गया। ये आपको ध्यान रखना है जी। ठीक है। इसके बाद में फिर यहाँ पे दूसरे शब्द देख लो। यहाँ पे हमने शब्द ले लिया ततोगुण। यहाँ ले लिया हमने रजोगुण और यहाँ ले लिया हमने तमोगुण। अब ये जो बना है ना दोस्तों, ये बना है सत और गुण, ये बना है रज और गुण से, और ये बना है तम और गुण से। तो यहां पर क्या हुआ, इस विसर्ग का औ में परिवर्तन हुआ, इस विसर्ग का औ में परिवर्तन, इस विसर्ग का औ में परिवर्तन होके सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण बन गए। ठीक है। तो यहाँ ये शब्द बना है मनोविज्ञान। ये बनने से पहले संधि में क्या होता है, दो पुराने शब्दों से नए शब्द का निर्माण करते हैं, उनके वर्णों को परिवर्तित करके या फिर वर्णों को जोड़ने पर। अब यहाँ पर ये मन था, मन का अर्थ होता है चित्त। ये वाला जो मन होता है ना, 1 मन चावल, 5 मन गेहूं, 6 मन प्याज, ये क्वांटिटी मात्रा के रूप में प्रयोग करते हैं, ये क्वांटिटी को बताता है। लेकिन ये वाला मन जो है, ये चित्त को बताता है, अंतकरण को। तो जो अंतकरण का विज्ञान है, चित्त का विज्ञान है, उसी को तो मनोविज्ञान कहते हैं। तो ये शब्द बनने से पहले ये इस रूप में था, इसका प्रयोग चित्त अंतकरण के लिए कर रहे थे, इसका प्रयोग साइंस के लिए कर रहे थे। तो यहाँ पे विसर्ग का औ में परिवर्तन हो गया, मनोविज्ञान। ये जो तप आप प्रयोग करते हो, ये गलत वर्तनी है, शुद्ध वर्तनी ये है। तपय होता है विसर्ग का औ में परिवर्तन,
यहाँ पे यश विसर्ग का औ में परिवर्तन। अब धीरे धीरे हमने क्या किया, जब हम इनका प्रयोग कर रहे हैं इनको साइलेंट कर दिया विसर्ग को। भाई यश का प्रयोग हम इस रूप में कर रहे हैं, इसमें कर रहे हैं, इस रूप में कर रहे हैं, लेकिन ये सब साइलेंट रहेगा जैसे इंग्लिश में रहते हैं। ठीक है, कृष्ण लिखते हैं तो कृष्णा लिखा जाता है, रामायण लिखते हैं तो रामायणा लिखा जाता है। ऐसे यहाँ अधोपतन, इस वाले अध का अर्थ होता है नीचे। एक अध आपका ये भी होता है, इसका अर्थ एक अध तो होता है आपका ये वाला, इसका अर्थ होता है नीचे। एक अध होता है आपका ये वाला हिंदी में, इसका अर्थ होता है आधा। और एक अर्ध होता है संस्कृत में आपका ये अर्थ, इसका अर्थ भी आधा होता है। तो ये आपका हिंदी का उपसर्ग है तो हिंदी के शब्द बनाएगा, ये आपका संस्कृत का उपसर्ग है तो संस्कृत के शब्द बनाएगा। इस वाले अर्ध का अर्थ नीचे होता है, इसका अर्थ आधा होता है, इसका भी अर्थ आधा। अर्धवार्षिक परीक्षा, अध पका, अध जला, अध खिला, अध कचरा, इसका प्रयोग कहाँ, अधोपतन, अधोन्नति, अधोगामी, इसका प्रयोग वहां करते हैं। तो यहाँ पे क्या था जी, अध नीचे पतन, जिसका पतन नीचे की ओर हो। ठीक है, पे और धी जी। यूपीएसआई मॉर्निंग शिफ्ट के पेपर में सेम आपका पढ़ाया हुआ, भाई एक में नहीं चार सभी में आया, केवल मॉर्निंग शिफ्ट में 4 पेपर हुए हैं यूपीएसआई के। एक क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो मैंने यूट्यूब पे क्लास ली और उससे बाहर हो। और ये पहली बार नहीं हुआ, आप कोई भी पेपर उठाओ, जितने भी हाल फिलहाल पेपर हुए हैं टीचिंग के, नॉन टीचिंग के, पेपर के 2 महीना, 3 महीने, 15 दिन, 10 दिन, 5 दिन पहले जो मैंने क्लास ली, सारी क्लासें मत देखो, आप कोई भी 5 क्लास देख लो जो मैंने टॉपिक वाइज ली हो या फिर मिक्स ली हो, कोई भी 5। तो जिसने मेरी 5 क्लास अटेंड की है मैराथन, उसको भी पूरा का पूरा पेपर है, जो 4 महीने से पढ़ रहा है वो भी पूरा का पूरा पेपर ही करेगा। तो मैंने इसीलिए कहा कि टीचर के पास वो अनुभव होता है, उसको पता है। और मैंने अपनी तमाम वीडियो में बोला है कि पेपर बहुत आसान आएगा, मेरिट ऊपर जाएगी। अब उस समय लग यकीन करते नहीं, फिर बोलते हैं सर जी आपकी तो बात सच निकल गई। अरे मुझे पता है, मैं बोल ही इसलिए रहा हूं कि ऐसा होगा। कि 15 लाख बच्चों के फार्म भराए गए हो, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट पेपर बना देते तो 120 मिनट में पेपर नहीं हो पाता। लॉजिक क्या था जी मेरा इसके पीछे बताने के पीछे कि पेपर आसान आएगा, मेरिट ऊपर जाएगी। 160 क्वेश्चंस हैं, 120 मिनट हैं, तो अगर पेपर को डिफिकल्ट करेंगे 120 मिनट में आप 160 क्वेश्चन बना ही नहीं सकते। यहाँ 40 क्वेश्चन रीजनिंग के हो, 40 मैथ के हो, तो टाइम को इशू लेके वो कोर्ट कचहरी होती भर्ती के ऊपर कि ये कैसा पेपर बनाया है, टाइम इन्होंने कम दिया, पेपर इतना लेंथी हो गया। तो इसलिए उस तरीके से चीजें हमेशा होती है। जब भी आपका एग्जाम होगा उससे पहले तमाम चीजें आपको बताई जाती है, लेकिन आप उस पर गौर नहीं करते हो। दूसरी चीज, ऐसा नहीं होता है, टीचर के 2 ही काम होते हैं। टीचर का पहला काम होता है जो वो पढ़ा रहा है वो 100% पेपर में आए। दूसरा काम है कि जो वो पढ़ा रहा है वो 100% बच्चे की समझ में आए। ठीक है, ये 2 काम टीचर के होते हैं। एक तीसरा होता है टाइमली सिलेबस पूरा कर दो, तो कैरेबिल की पहचान है। तो इसीलिए आपसे मेरी रिक्वेस्ट है, गुजारिश है कि सिलेक्शन लेने के लिए माइंड सेट अलग करना पड़ेगा। हार्डवर्क कम, स्मार्टनेस ज्यादा प्रयोग करना पड़ेगा, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। हार्डवर्क सब कर रहे हैं, हर कोई 10-12 घंटे पढ़ रहे हैं, ठीक है, सब अपना सिलेबस पूरा करके जाते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि उनको यही नहीं पता कि अभी आपका सिलेबस पूरा हुआ है कि नहीं हुआ। क्योंकि जिस दिन आप सिलेबस पूरा करके जाओगे, हर तरह की क्वेश्चंस की वैरायटी, एक टॉपिक से जितनी भी वैरायटी बनती है उसको आप पूरा करोगे तो 100% आप उस सब्जेक्ट में सारे क्वेश्चन सही करके आओगे। लेकिन आप पेपर का 20% छोड़ के जाते हो, 10% गलत करते हो, और वही आपका 70 के आसपास परफॉर्मेंस होता है, वहां मेरिट बनती नहीं, मेरिट जाती है उससे ऊपर। ठीक है जी, तो पेपर ना तो आसान था ना टफ था, वो हुआ जो बना रखा था ना, सब इंस्पेक्टर का पेपर है। 2021 के भी तो पेपर ऐसे ही थे। ऐसा आपकी तैयारी तो नहीं लाजवाब हो जाएगी, कितना भी डिफिकल्ट पेपर बनाएगा तो आपको तो आसान लगेगा, और जिन्होंने वो भी नहीं पढ़ा उनके लिए वो भी टफ है। तो यहां पर क्या हो गया जी, अध विसर्ग का औ में परिवर्तन, पे पानी धी धारण करने वाला, तो पानी को जो धारण करता है वो समुद्र हो गया। वर्ध कहते हैं बुजुर्ग को, व्यय कहते हैं आयु को, जो आयु में बड़ा है वो व्यवर्ध कहलाया। सतोगुण है यहाँ पे सत, विसर्ग का औ में परिवर्तन रज, सत सोना है, रज चांदी है, और तम अंधकार लोहा है। तो हमारे में से प्रत्येक व्यक्ति इन 3 गुणों वाले पाए जाते हैं। साधु सन्यासी तपस्वी मुनि आसाराम बापू राम रहीम को छोड़कर, रामपाल को छोड़कर सब सतोगुणी है। हम और आप लोग सारे रजोगुणी हैं। आवश्यकता पड़ने पे दूसरे की मदद कर भी देते हैं, दूसरे से मदद ले लेते हैं। साधु सन्यासी दूसरों की मदद करते हैं, किसी का बुरा नहीं सोचते हैं। ठीक है, तमोगुणी राक्षस प्रवृत्ति के लोग होते हैं। तो ये सब विसर्ग संधि के उदाहरण हैं
कल फिर लेंगे इनके तमाम और दूसरे एग्जाम्पल। आज के लिए इतना ही। सभी साथियों को नमस्कार, धन्यवाद।